तो अब हमें क्या देखना है, गैर व्यावसायिक संस्थान जो हैं वो कौन कौन से खाते बनाते हैं। वो 3 खाते बनाती हैं, वर्ष के अंत में वो 3 खाते बनाती है। पहला कौन सा है, प्राप्ति भुगतान खाता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर है आय व्यय खाता, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। और लास्ट बनाती है स्थिति विवरण या चिट्ठा, बैलेंस शीट। ये 3 मेन खाते हमें पढ़ना है। स्टार्ट हम करेंगे फर्स्ट वाले से, ठीक है। प्राप्ति भुगतान खाते से शुरुआत करते हैं अपन। तो इनको हम हटा देते हैं अभी। अब देखिए, प्राप्ति भुगतान खाता नाम से ही स्पष्ट क्या करता है, नाम से ही स्पष्ट करता है कि प्राप्ति मतलब क्या, पैसे की प्राप्ति। भुगतान मतलब क्या, पैसे का भुगतान। हाँ, चाहे वो कैश से किया हो या फिर बैंक के थ्रू किया हो, मतलब कि चाहे पैसा कैश में मिले या फिर बैंक में मिले, या पैसा कैश में जाए या फिर बैंक के थ्रू जाए, बस वो प्राप्ति होनी चाहिए तो रिकॉर्ड करेंगे, या भुगतान होना चाहिए तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। किस में, प्राप्ति भुगतान खाते में रिकॉर्ड करेंगे। अब एक मन में डाउट आएगा, अरे सर कैश बुक है ना, उसमें कर दो रिकॉर्ड, उसमें तो करते हैं अपन पर डे रिकॉर्ड, तो इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये जो खाता है ये बनता है वर्ष के एंड में, एंड है ना, वर्ष के एंड में बनता है ये खाता। हम कैश बुक जो है वो पर डे बनाते हैं, पर डे कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। मतलब कैश बुक जो है उसमें पर डे की एंट्रियां होती हैं। अब कैश बुक में डेट डाली जाती है कि 1 अप्रैल 2021, ठीक है। और उस दिन की जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जहाँ से पैसा आया होता है, जहाँ भी पैसा गया होता है, उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगला दिन आता है, तो नीचे अपन ने उसका शेष निकाला कैश बुक का उस दिन का, वो अगले दिन में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर अगले दिन की एंट्रीज कर दी, फिर शेष निकाला, फिर अगले दिन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से कैश बुक जो है वो बहुत डिटेल में होती है, हर एक एक दिन के एक एक ट्रांजैक्शन को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमें प्राप्ति भुगतान खाता वर्ष के अंत में बनाना है ना, और ये कैश बुक में से हमें क्या करना है, डेटा उठा के संक्षिप्त रूप में प्राप्ति भुगतान खाते में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देना है, ठीक है। कैसे, हमें क्या करना है, कैश बुक में जो बहुत बड़े रूप में पर डे का डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हेड वाइज, शीर्षक वाइज, कैसे, शीर्षक वाइज टोटल करके हमें कहाँ लिख देना है, प्राप्ति भुगतान खाते में लिखना है। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो कैश बुक का संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है या सार होता है, ठीक है। देखिए आगे समझते हैं। जैसे कि हमने ये बनाया, ये प्राप्ति भुगतान खाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राप्तियाँ, यहाँ पर लिखे हैं भुगतान। ये डेबिट इस तरफ होता है, क्रेडिट इस तरफ होता है, ये अपन को पता है। यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कैश बुक है, इसमें हमें समझ लीजिए दान मिल रहा है, तो हम इसमें एंट्री कर देते हैं। आज कोई व्यक्ति आया, उसका हमने नाम लिख दिया कि हाँ सुरेश ने दान दिया भाई 15,000 रुपये। अगले दिन कोई व्यक्ति आया, रमेश ने दिया, चिंटू ने दिया, पिंटू ने दिया। तो बहुत सारे लोग साल भर 365 दिन क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से कभी ना कभी दान अपन को मिलता रहेगा। उन व्यक्तियों का नाम भी लिखा रहेगा, लेकिन वो कहाँ, कैश बुक में है। लेकिन जब हम प्राप्ति भुगतान खाता बनाएंगे तो वहाँ पर हमें उन व्यक्तियों के नाम से कोई मतलब नहीं, अलग अलग अमाउंट जो है उनसे कोई मतलब नहीं। हम तो केवल ये देखेंगे कि हमें टोटल दान साल भर में, ये साल भर में टोटल हमें दान से कितना पैसा मिला, 1 लाख मिला। यहाँ हमें कोई डेट डालने की ज़रूरत नहीं है कि भैया कब मिला था ये दान, साल भर का है वो तो सीधा सीधा, ठीक है। और किस व्यक्ति ने दिया,
ये भी हमें बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कितना कितना दिया ये भी नहीं जानना, हमें कुछ नहीं जानना, हमें केवल इतना जानना है कि ईयर एंड में हमें टोटल दान से कितना पैसा मिला है, ठीक है। और यहाँ पर चंदे से कितना पैसा मिला है, ठीक है। और गवर्नमेंट की सहायता से कितना पैसा मिला है टोटल में। तो अब आगे देखें क्या हुआ। यहाँ पर प्राप्ति भुगतान खाता जो हमने बनाया, इसमें हमने अलग अलग शीर्ष बना दिए, ठीक है, और उनके सामने टोटल करके लिख दिया। कैश बुक में जो डेटा लिखा है पर डे का, उसका सारांश, उसका जो निचोड़ है, उसका जो सार है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, कैश बुक जो है वो फुल डिटेल में होती है पर डे के ट्रांजैक्शन के हिसाब से, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाता जो ईयर एंड में बनता है उसमें शीर्षक वाइज टोटल अमाउंट लिखा जाता है। लिखेंगे कहाँ से देख के, कैश बुक से ही उठा के लिखना है, कैश बुक से ही उठा के टोटल मार के अपन को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। चलिए फिर और क्या जानते हैं। हाँ, ये खास बात और कि सर प्राप्ति भुगतान खाता बना लिया हमने, डेबिट क्रेडिट लिख दिया, ये प्रारूप है उसका, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, लिखा है प्राप्ति भुगतान खाता, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब हम ये समझ चुके हैं कि प्राप्ति भुगतान खाते में कैश या बैंक में जो पैसा आता है या यहाँ से जो पैसा जाता है वो क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कि पूरे ट्रांजैक्शन कैश या बैंक के हैं। अब अगर हमसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछे कि प्राप्ति भुगतान खाते की प्रकृति क्या होती है, कैसे होती है, प्रकृति क्या होती है, मतलब कि ये किस खाते के वर्ग में आता है। अब 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे कितने टाइप के खाते होते हैं, 3 टाइप के। उन्होंने बोला एक क्या, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता रियल अकाउंट, नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट। ये 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। तो ऑब्जेक्ट में पूछा गया कि ये कौन से टाइप का खाता है, भाई ये वास्तविक है या नॉमिनल है या फिर पर्सनल है। तो हमने पढ़ा था कि वास्तविक खाता जो होता है ना, सभी संपत्तियों के खाते वास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं, ये पढ़ा था हमने। चाहे वो संपत्ति स्थायी हो, चाहे वो चालू हो, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो यहाँ पर जो कैश होता है अपना या बैंक का बैलेंस होता है, ये क्या होता है, करंट एसेट होता है। अब यहाँ करंट एसेट की ही बातचीत चल रही है, उसी को लिख रहे हैं। तो इस खाते की प्रकृति भी क्या होगी, वास्तविक, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है इसलिए ये बताना ज़रूरी है, वास्तविक या फिर रियल। तो अगर ऑब्जेक्ट में आता है प्राप्ति भुगतान खाते की प्रकृति क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, वास्तविक खाता है, ठीक है। अब देखें, प्राप्तियां सभी डेबिट पक्ष में लिखी जाती हैं, जी मैंने नोट्स में लिख रखा है सब कुछ। प्राप्तियां सभी डेबिट पक्ष में लिखी जाती हैं और भुगतान सभी क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। अब एक चीज़ और जानेंगे हमने 2 टाइप के एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से, एक तो पूंजीगत और दूसरा आगमगत, पढ़ा है। पूंजीगत व्यय भी होते हैं और पूंजीगत आय भी होती हैं, आगमगत व्यय भी होते हैं और आगमगत आय भी होती हैं। यहाँ पर पहले ये समझ लें कि ये क्या है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं कि ऐसे खर्चे जो ऑर्गेनाइजेशन ने किए और वो लंबे समय तक फायदा देंगे, वो पूंजीगत व्यय होते हैं। जैसे हमने कोई संपत्ति वगैरह खरीद ली, बिल्डिंग बनवा ली है ना, वो सब पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत आय क्या होंगी कि ऐसा कोई पैसा आया इकट्ठा एक साथ बहुत सारा, ठीक है, जो हम एक छोटी इनकम नहीं मान सकते, जिसको इनकम नहीं मान सकते, वो इतना ज़्यादा मात्रा में बड़ा पैसा है कि जिससे हमारी संपत्ति क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो पूंजीगत आय हो गई हमारी। अब आगमगत व्यय और आय, आगमगत क्या होते हैं, जो केवल 1 वर्ष के लिए ही होते हैं। मतलब ये आगमगत व्यय मतलब इसी वर्ष में इसको खर्चे को, खाते को बंद कर देना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे अपन,
और वो खाते को क्लोज कर देती थी। वही सब सैलरी और डेप्रिसिएशन और बहुत सारे खर्चे थे ना, मजदूरी वगैरह, वो सभी खर्चे क्या है, आगमगत व्यय थे, उसी को उसी साल में वो ख़त्म हो जाते थे। उनका लाभ केवल एक ही साल तक मिलता था। आगमगत आय क्या थी, वो ब्याज की इनकम, कमीशन की इनकम, ठीक है, वो उसी को उसी साल में ख़त्म हो जाती है, उसका अमाउंट छोटा सा रहता है। तो अगर संक्षिप्त रूप में देखें तो बड़े अमाउंट के जो मदें होती हैं वो पूंजीगत होती हैं, और जो छोटे अमाउंट की मदें होती हैं वो क्या होती है, आगमगत होती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ क्या है, ठीक है, उसके लिए कौन सी मद छोटी और कौन सी मद बड़ी है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें क्या जानना है कि हम प्राप्ति भुगतान खाते में कौन सी मदों को लिखें और कौन सी मदों को ना लिखें। पूंजीगत लिखना है या नहीं, आगमगत लिखना है या नहीं, दोनों लिखना है। पूंजीगत हो तो भी लिखेंगे और आगमगत आय व्यय हो तो भी लिखेंगे। ठीक है, ये जो प्राप्ति भुगतान खाता है ये मतभेद नहीं करता कि अमाउंट बड़ा है या छोटा है, पूंजीगत है या आगमगत है। ये केवल इस चीज़ से मतलब रखता है कि वो पैसा आना चाहिए, कैश में आया या बैंक में आया, चाहे पूंजीगत हो चाहे आगमगत हो, लिख दो। कैश में गया या बैंक के थ्रू गया, चाहे पूंजीगत हो चाहे आगमगत हो, लिख दो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। फिर एक लास्ट पॉइंट और याद रखते हैं अपन कि ये जो प्राप्ति भुगतान खाता है इसमें क्या होता है, शुरुआत शेष से होती है। शेष, प्रारंभिक शेष से शुरुआत होती है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है क्या, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रारंभिक शेष। मतलब क्या हुआ सर, ये सुना सुना सा तो लग रहा है, 11th में तो पढ़ा है। हाँ, तो प्रारंभिक शेष अपन को क्या बोलता है कि वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के शुरुआत में हमारे पास जितना पैसा था, तो हमने जब पिछले ईयर में बुक्स क्लोज कर दी, फिर नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को अपन ने फिर से फ्रेश एंट्रीज करना चालू की हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कैश का और कुछ बैंक का बैलेंस तो पड़ा होगा ना, कि हाँ भाई इतना कैश हमारे पास है, इतना बैंक का बैलेंस हमारे पास है, होगा। फिर क्या होगा, कंटिन्यू पूरे साल भर कुछ ना कुछ पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, फिर पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो पैसा आता जाता रहेगा। फिर अंत में हमें यह भी निकालना होगा कि हमारे पास फाइनली कितना पैसा बचा। तो यहां पर हमें क्लोजिंग बैलेंस भी निकालना पड़ेगा, कैश का भी और बैंक का भी। ये क्या था, ओपनिंग बैलेंस, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। मतलब कि वर्ष में, जब वर्ष के शुरुआत में जब हम खाते चालू कर रहे थे तो कितना बैलेंस था, फिर ट्रांजैक्शन हुए, पैसा आया पैसा गया, और फिर वर्ष के अंत में हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो ये चीज़ हमें कहाँ दिखानी है, प्राप्ति भुगतान खाते में दिखानी है। ठीक है, यहाँ पर प्रारंभ में हम लिखेंगे जैसे कि हमारे पास 50,000 रुपीज़ कैश में पड़े हुए थे, फिर जो बैंक का बैलेंस था उसमें भी हमारे समझ लो 50,000 पड़े हुए थे। अब दान के ज़रिए, चंदा के ज़रिए और सहायता के ज़रिए कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे पास आया होगा। जैसे कि मान लें यहाँ से हमें 20,000 रुपीज़ मिले हैं, यहाँ से हमें 1,00,000 रुपए मिले हैं, और यहाँ से हमें 30,000 रुपीज़ मिले हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये डेबिट वाला कॉलम है, ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास 50,000 थे कैश में, 50,000 थे बैंक में, कितने हो गए, 1,00,000 हो गए। फिर दान, चंदा और सहायता से हमें कितने, 1,50,000 रुपए मिले। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 2,50,000 रुपये हो गए। ठीक है, अब हमने क्या हुआ होगा, साल भर में कुछ खर्चे भी किए होंगे, समझ लीजिए सैलरी दी,
ठीक है। और जो भी अदर खर्चे होते हैं, जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में करना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग खर्चे होते हैं, वो सब अपने कितने हुए समझ लीजिए, यहाँ पर हुए हमारे 50,000 और यहाँ पर हुए हमारे 70,000, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पैसा था और इतना आया, तो टोटल हो गया 250। 250 में से हमने 1,20,000 रुपये खर्च कर दिए। अब हमारे पास अंत में टोटल कितने पैसे बचे हुए हैं भाई? 2,50,000 में से हमने कितने खर्च कर दिए? 1,20,000 रुपये। तो हमारे पास कितने बचे हुए हैं अभी? 1,30,000 रुपये बचे हुए। कितने बचे? 1,30,000 रुपये बचे हुए हैं। अब 1,30,000 में से कुछ कैश में पड़े होंगे और कुछ बैंक में पड़े हो सकते हैं। ये क्वेश्चन करते टाइम क्लियर रहेगा, ठीक है। अभी अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 1,30,000 में से हो सकता है कैश में 30,000 रुपये पड़े हों और बैंक में 1,00,000 रुपये पड़े हों। तो ये क्या कहलाता है? अपना क्लोजिंग बैलेंस। तो प्राप्ति भुगतान खाते की शुरुआत कैश और बैंक के प्रारंभिक शेष से होती है और उसका जो अंत होता है वो कब होता है? कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से होता है। ये बात तो क्लियर है। अब हम आगे क्या देखेंगे? अब हम आगे देखेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकड़ बही में डिफरेंस। मतलब जो कैश बुक हम बनाते थे उसमें और प्राप्ति भुगतान खाते में डिफरेंस क्या है। वैसे तो डिफरेंस बहुत सारे हमने जान लिए हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लिख के, ठीक है, ताकि हम एग्ज़ाम में भी तो लिख सकें, तो वैसे हम सीखेंगे, ठीक है।